कहा जाता है कि कुदरत जब अपना रूप दिखाती है तो रूह कांप जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ था फ्लाइट नंबर 571 के साथ। ये प्लेन एक बर्फीली पहाड़ी पर क्रैश हुआ, जमीन से लगभग हजारों फीट ऊपर। और इस क्रैश में जो पैसेंजर बचे रह गए, उनके पास खुद को बचाने के लिए सिर्फ एक ही उपाय था, अपने ही फैमिली मेंबर्स और यार दोस्तों का मांस खाना। हम आपको बताने जा रहे हैं फ्लाइट 571 की कहानी। चाहे आप इसे दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार कहो या फिर मानव इतिहास की सबसे बड़ी क्रूरता, लेकिन इस कहानी को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस कहानी की शुरुआत होती है 12 अक्टूबर 1972 को। साउथ अमेरिका के उरुग्वाई देश से एक चार्टर्ड प्लेन उड़ान भरता है। को चिली देश की राजधानी सेंटियागो में पहुंचना था। इस प्लेन में रग्बी प्लेयर बैठे हुए थे। उनका मैच या प्लेयर देखने जा रहे थे उनके सगे साथी, फ्रेंड्स और घर वाले लोग। प्लेन में टोटल 45 पैसेंजर थे, जिसमें 9 क्रू मेंबर थे। ये फ्लाइट 3 घंटे में अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाली थी, लेकिन रास्ते में इसको एंडीज की पर्वतमालाओं को पार करना था। लेकिन दुर्भाग्य से आगे चलकर मौसम खराब हो गया। इस वजह से इस फ्लाइट को अर्जेंटीना के मेंडोज शहर में लैंड कराया गया। ये फ्लाइट रात भर वहीं रुकी और अगले दिन 13 अक्टूबर 1972 उड़ान भरने के लिए तैयार हुई। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अभी भी वहाँ का मौसम खराब था। इस फ्लाइट का जो पायलट था वह पहले भी 29 बार इस रूट से उड़ान भर चुका था। इस वजह से उसको पूरा आइडिया था कि एंडीज की पहाड़ियों को कैसे पार करना है। पायलट की कॉन्फिडेंस की वजह से ही यह फ्लाइट 13 अक्टूबर 1972 को दोपहर के 2:18 पर फिर से उड़ान भरती है। वहाँ से सेंटियागो पहुँचने में सिर्फ 1 घंटे का रास्ता बचा हुआ था। पायलट को पूरा भरोसा था कि वह 1 घंटे बाद सेंटियागो पहुँच जाएंगे। यह प्लेन करीब 18,000 की ऊंचाई पर उड़ रहा था। धीरे धीरे एंडीज की पहाड़ियों को पार करता जा रहा था, लेकिन आगे चलकर मौसम और खराब होता चला गया। इस वजह से विजिबिलिटी और कम हो गई। इससे पायलट को आगे का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अगर मौसम साफ होता तो पायलट आसपास की पहाड़ियों को देखकर अंदाजा लगा लेते प्लेन कहाँ है, लेकिन इस समय पायलट तो सिर्फ प्लेन के इंस्ट्रूमेंट को ही देख पा रहे थे, क्योंकि पायलट को मालूम था कि वह 1 घंटे में सेंटियागो पहुंच जाएंगे। उसी वजह से वह अपना प्लेन उड़ाता रहा। जब 1 घंटे बाद उसको लगा कि उसने एंडीज की पहाड़ियों को पार कर लिया है, तो उसने सेंटियागो एयरपोर्ट पर एटीसी से प्लेन को लैंड कराने की अनुमति मांगी। एटीसी ने पूछा, क्या आपने एंडीज की पहाड़ियों को पूरा कर लिया है? पायलट ने कहा कि हाँ, उन्होंने एंडीज की पहाड़ियों को पार कर लिया है। एटीसी भी पायलट द्वारा दी गई लोकेशन पर ही निर्भर थी। इससे एटीसी ने प्लेन को लैंड कराने की परमिशन दे दी। पायलट से कहा कि आप प्लेन को 11,500 फीट के एल्टीट्यूड पर ले आओ। 3:21 पर पायलट प्लेन की एल्टीट्यूड को धीरे घटाने लगा। जैसे ही प्लेन नीचे आता है तो पायलट को दिखाई देता है कि अभी तो यहाँ पर एंडीज की पहाड़ियाँ ही चल रही हैं और सामने एक बहुत बड़ी चट्टान है। जल्दी से पायलट प्लेन को फिर से ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन को ऊपर उठाने की वजह से प्लेन का पिछला हिस्सा पहाड़ी से टकरा जाता है, जिससे वह टूटकर अलग हो गया। प्लेन का पिछला हिस्सा खत्म होने की वजह से प्लेन के पीछे जो सीटें थी यात्रियों सहित हवा में उड़ जाती हैं और इसमें से 3 पैसेंजर हवा में ही उड़कर खत्म हो गए। इस टकराव में प्लेन का राइट विंग भी टूट चुका था, जिस वजह से प्लेन डिसबैलेंस हो चुका था और उसकी दूसरी विंग भी पहाड़ी से टकराकर टूट जाती है। अब केवल प्लेन का फ्रंट पार्ट ही बचा था, जो कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से प्लेन नीचे ग्लेशियर में टकराता है। पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था और प्लेन के पायलट तुरंत ही मर चुके थे। इसमें 41 में से 12 लोग इस घटना में मारे जा चुके थे। 33 लोग उसमें अभी भी जिंदा थे, लेकिन ज्यादातर लोग बहुत जख्मी हालत में थे और उन्हें ये भी नहीं मालूम था कि वह इस समय कहाँ पर मौजूद हैं। प्लेन हुआ क्रैश से लगभग 3,570 मीटर की ऊंचाई पर था। देश की किसी अनजान पहाड़ी पर बिखरा पड़ा हुआ था। क्या ये पैसेंजर इस पहाड़ी से बचकर निकल पाएंगे या नहीं, ये तो कोई नहीं जानता। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। अभी तक जो भी हुआ वो तो महज एक छोटा सा ट्रेलर था। फ्लाइट की असली कहानी तो अब शुरू होगी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आगे चलकर इनके साथ क्या होने वाला है। पीरान एंडीज की पहाड़ियां बर्फ का कहर बनकर बरस रही थी। आगे की स्टोरी जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। घायल हुए पैसेंजर में से एक पैसेंजर था नॉन्दो ब्रांडो। इसके सिर में चोट आई थी, जिस वजह से वह कोमा में चला गया था। प्रॉब्लम ये थी कि जल्द ही सूर्य ढलने वाला था, शाम होने वाली थी, जिसकी वजह से रेस्क्यू टीम के पास उनको ढूंढने का ज्यादा समय नहीं था। तो समय रहते अगर उनको नहीं बचा गया है तो इन बर्फीली पहाड़ियों पर रात गुजारना बहुत ही नामुमकिन था। यहाँ का तापमान रात में -30 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता था। जल्द ही रेस्क्यू के लिए 4 जहाज रवाना किए गए। चारों जहाजों ने एंडीज की पहाड़ियों को खंगाल डाला। इन्हें कहीं भी कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि प्लेन ऐसी जगह पर क्रैश हुआ था जहाँ पर सफेद बर्फ और घना कोहरा था। प्लेन भी व्हाइट कलर का था, जिसकी वजह से रेस्क्यू टीम को ऊपर से कुछ भी अंदाजा नहीं हो पा रहा था।
देखते ही देखते रात हो गई और रात के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन को बंद कर दिया गया। बचे हुए पैसेंजरों को यह उम्मीद थी कि वह कैसे भी करके आज की रात को निकाल लें, कि कल तो उन्हें कोई ना कोई बचा ही लेगा। और उन्होंने क्रैश परे प्लेन में शेल्टर बनाया और उन्होंने पूरी रात गुजारी। यह रात इनके लिए काफी भयानक थी कि इस रात को उन्हें -30 डिग्री सेल्सियस में गुजारना था, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि कल सुबह कोई ना कोई उन्हें ढूंढकर बचा ही लेगा। इसी उम्मीद में वह पूरी रात को कैसे भी करके काट लेते हैं, जिसमें से 5 लोग इस रात को नहीं झेल पाते हैं। अब 33 में से सिर्फ 28 लोग ही जिंदा बचे हुए थे। अगले दिन 14 अक्टूबर को सर्च ऑपरेशन फिर से चालू किया जाता है। 11 प्लेन उड़ान भरते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही थी कि क्रैश हुआ प्लेन व्हाइट होने की वजह से इन बर्फीली पहाड़ियों में कहीं नजर ही नहीं आ रहा था। बचाव दल के जहाज सर्वाइवल लोगों के सिर के ऊपर से निकल रहे थे, लेकिन उन्हें वो नीचे नजर ही नहीं आ रहे थे। जिससे सर्वाइवर ने प्लेन के ऊपर लिपस्टिक से SOS लिखने की कोशिश की ताकि प्लेन को मैसेज मिले, लेकिन उन्हें रियलाइज हुआ कि इतना बड़ा SOS लिखने के लिए लिपस्टिक काफी नहीं थी। इस वजह से उन्होंने अपने सूटकेस से बर्फ के ऊपर एक बहुत बड़ा क्रॉस बना दिया ताकि वो आसमान से बचाव दल को साफ साफ दिखाई दे सके। उस दिन इनके ऊपर से 3 हवाई जहाज निकल कर गए, लेकिन अफसोस किसी ने भी इनको नोटिस नहीं किया था और ये दिन भी ऐसे ही गुजर गया। अगले दिन 15 अक्टूबर को कुछ ऐसा ही हाल रहा। इन बचाव दल इनको ढूंढने में असमर्थ रहा। अब इन सर्वाइवर्स को यह समझ में आ गया था कि ये बहुत बुरे फंस चुके हैं। कब तक आएगी, अब ये इस बात का अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे। धूप निकलती थी, वह बर्फ को पिघलाकर पानी पीने की व्यवस्था तो कर लेते थे, लेकिन खाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। इसके 3 दिन बाद यानी 16 अक्टूबर को नांदो परांडो कोमा से बाहर जाग उठता है और जैसे ही उसे होश आता है तो उसको पता चलता है कि इस क्रैश में उसकी माँ खत्म हो चुकी हैं और उसकी 19 साल की बहन गंभीर रूप से घायल है। ऐसे ही दिन गुजरते गए और कोई मदद नहीं मिली और प्लेन में जो भी खाना था वह भी खत्म हो गया। सूरज की रोशनी बर्फ से रिफ्लेक्ट होकर इनकी आंखों को रिफ्लेक्ट कर रही थी। भूख, प्यास और असहनीय ठंड को सहते हुए ये पैसेंजर को अब 8 दिन बीत चुके थे। रेस्क्यू प्लेन आते तो लेकिन इनके ऊपर से ही गुजर जाते। इसके 8 दिन बाद ही नांदो परांडो की बहन भी अपने जीवन को हार जाती है और उधर बाकी प्लेन 8 दिन के बाद अपना सर्च अभियान रोक देते हैं। कि अक्टूबर के महीने में वहाँ बहुत ज्यादा बर्फ बढ़ती है, जिसकी वजह से इस सर्च अभियान को 2 महीनों के लिए रोक दिया गया। ऑफिसर्स ने यह अनुमान लगाया कि इन 8 दिनों में सारे यात्री मर चुके होंगे। इसकी वजह से उनकी बॉडीज को 2 महीने के बाद खोजकर उनके घर वालों को सौंप दिया जाएगा। इधर सर्वाइवर्स को प्लेन के मलबे में एक रेडियो मिला। जब सर्वाइवर ने रेडियो को ऑन किया तो उस रेडियो में उन्हीं की न्यूज ब्रॉडकास्ट हो रही थी। फ्लाइट 571 के सर्च ऑपरेशन को अब बंद कर दिया गया है। इस न्यूज को सुनकर सर्वाइवर्स के होश उड़ गए। अभी तक तो भाई उम्मीद लगाए बैठे हुए थे कि उनको खोज लिया जाएगा, लेकिन वो अब रेडियो पर अपने ही मरने की खबर सुन रहे थे। अपने खोजे जाने की एक ही उम्मीद को वह भी टूट चुकी थी। अब उनको पता था कि यहाँ पर सिर्फ मौत ही निश्चिंत है। तो वह परिस्थितियों का सामना करना चाहती थी या फिर उनको अपने ऊपर हावी होने देना चाहती थी। उन्हें प्लेन की सीटों को फाड़कर उसे मौजूद रुई को अपने कपड़ों के अंदर भरकर ठंड से बचने की कोशिश की। सीट कवर्स को पैरों में पहनकर बर्फ में चलने के लिए उन्होंने जूते बनाए, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी खाने की। इसके लिए इनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, लेकिन अब जिंदा रहने के लिए इनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था और वो करना जो इतिहास में कभी भी किसी ने नहीं किया था। इस बारे में सोचकर और आपको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इन्होंने बर्फ में पड़े अपने फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव और फ्रेंड्स के साथ की मुर्दा बॉडीज को खाने का फैसला किया। हालांकि ये फैसला लेना उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। एक एक करके ऐसे ही दिन गुजरता जा रहा था और उनके पास खुद को बचाने के लिए कोई भी प्लान नहीं था। रात को ठंड से बचने के लिए टूटे पड़े हुए प्लेन के अंदर ही सो जाते थे। लेकिन क्रैश के 16 दिन बाद यानी 29 अक्टूबर 1972 को कुदरत ने इनको एक और झटका दिया। वो रात को गहरी नींद में सो रहे थे और उनको पता चलता है कि बर्फ का एक मोटा टुकड़ा पहाड़ी से टूटकर इनकी ओर आ रहा था। ये टुकड़ा इतनी जोर से आया कि इनके प्लेन को भी उसने अपनी चपेट में ले लिया। अब उनका प्लेन बर्फ के नीचे धंस चुका था और उनके प्लेन के अंदर ही बर्फ जा चुकी थी। इस वजह से उनके लिए ऑक्सीजन की भी कमी हो गई। दम घुटने की वजह से उसमें से 8 लोग और अपना दम तोड़ देते हैं। अब उसमें से केवल 19 लोग ही जिंदा बचे हुए थे, लेकिन वो भी बर्फ के नीचे दबे हुए थे। इस बर्फ से बाहर निकलने में इन लोगों को 3 दिन का समय लग जाता था। अब उन्हें यह रियलाइज हुआ कि यहाँ रहेंगे तो एक एक करके सब मारे जाएंगे। इससे अच्छा है कि इस पहाड़ी से बाहर निकलकर मदद ढूंढने की कोशिश की जाए। लेकिन उन लोगों में से ज्यादातर लोग जख्मी हालत में थे, जिस वजह से वह इस पहाड़ी को
पार करने में सक्षम नहीं थे। लेकिन 3 लोग ऐसे थे जो कम चोटिल थे। उन्होंने फैसला किया कि वह इस पहाड़ी से निकलकर मदद मांगेंगे। उन्होंने रास्ते के लिए मांस के टुकड़े अपने साथ में लिए और ठंड से बचने के लिए मोटे कपड़े बाकी पैसेंजर ने इनको दे दिए। और क्रैश के 33 दिन के बाद यानी कि 15 नवंबर को ये तीनों लोग मदद लेने के लिए निकल पड़ते हैं। चलते चलते इनको शाम होने लगती है, तभी इनकी नजर प्लेन के दूसरे पड़े हुए टुकड़े पर पड़ती है। प्लेन का जो पिछला हिस्सा टूटकर गिर चुका था उन्हें वह दिखाई दिया। जब वो इस मलबे के पास जाते हैं तब उन्हें खाने के लिए इसमें बहुत कुछ मिलता है और आज की रात उन्होंने इसी में गुजारने का फैसला किया। पिछले कुछ दिनों से उनके लिए आज की ये रात अच्छी थी। प्लेन के उस पिछले भाग में उन्हें एक बैटरी मिली। अब उन्होंने सोचा क्यों ना इस बैटरी को प्लेन के उस मेन हिस्से के पास ले जाया जाए, प्लेन में लगी कम्युनिकेशन डिवाइस को चालू करके मदद मांगी जाए। लेकिन बैटरी का वजन 25 किलोग्राम था। भारी बैटरी को इतनी कमजोर हालत में एक क्रैश साइट पर ले जाना संभव नहीं था। उन्होंने सोचा प्लेन की मेन बॉडी से उस कम्युनिकेशन डिवाइस को निकालकर यहाँ बैटरी के पास लाया जाए और उसे चालू किया जाए, जिसकी मदद से वे बचाव दल को बुला सकें। दिनों तक इन्होंने इसे चालू करने की कोशिश की लेकिन इनको सफलता नहीं मिली और कुछ दिनों बाद 59 दिनों बाद 11 दिसंबर 1972 को कोर एवलांच आता है, जिसमें से 3 और सर्वाइवर मारे जाते हैं। इसके बाद जिंदा बचे हुए लोगों की संख्या केवल 16 रह जाती है। अब ये तीनों नौजवान कैरेसा पराडो और नौजवान ना किसी गियर के ग्लेशियर पर चढ़ाई करने के लिए निकल पड़ते हैं। ये तीनों लोग पश्चिम दिशा की ओर चलते हैं। वो ये नहीं जानते थे कि वह जिस दिशा में जा रहे हैं वहाँ पर कोई इंसानी बस्ती मिल पाएगी या नहीं। तो बस ये लग रहा था कि सामने वाली पहाड़ी को पार कर शायद उन्हें मदद मिल जाएगी। और उन्हें यह भी उम्मीद थी कि वह 3 दिन में इस पहाड़ी को पार कर लेंगे, जिसके लिए उन्होंने अपने पास सिर्फ 3 दिन के लिए ही मीट की सप्लाई रखी थी। उन्होंने धागे से सिलकर एक स्लीपिंग बैग भी बनाया था। दिन भर बिना किसी गियर के पहाड़ियों पर चढ़ते और रात में एक ही स्लीपिंग बैग में तीनों जन सो जाते। खुले में -30 डिग्री सेल्सियस में सोना इनके लिए कोई आसान बात नहीं थी। चलते चलते अब इन्हें चौथे दिन की सुबह हो चुकी थी और अच्छी बात यह थी कि वह इस पहाड़ी की चोटी पर पहुंच चुके थे। लेकिन जैसे ही वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि पहाड़ पर चढ़कर उनको पता चला कि वह इतने दिन से जिस दिशा में चल रहे थे वह दिशा ही गलत थी, क्योंकि आगे रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। उनके पास खाने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं था, तो उन्होंने डिसाइड किया कि 3 में से एक बंदा उस क्रैश साइट पर चला जाएगा और 2 लोग आगे जाएंगे। इस वजह से बिजेंटिन वापस लौट जाता है और राडो और कनिशा आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन उस पहाड़ी की चोटी पर चढ़ने के बाद इनको सही रास्ते का अनुमान हो जाता है और ये दोनों कई दिनों तक आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ दिनों के बाद चलने के बाद इनको नदी की एक छोटी सी धारा दिखाई देती है। वो उस धारा के साथ साथ नीचे चलते रहते हैं। लगातार 9 दिनों तक चलने के बाद 20 दिसंबर 1972 को नदी के दूसरे किनारे पर इन्हें कुछ लोग दिखाई देते हैं। चलते चलते बहुत थक चुके थे। इन्होंने पिछले दिनों में पहाड़ के ऊपर करीब 61 किलोमीटर की चढ़ाई की थी, लेकिन अब मंजिल इनके सामने थी। इन्होंने उन लोगों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन वो लोग कल का बोलकर चले गए। उस दिन उन्हें कोई मदद नहीं मिल पाई। लेकिन अगले ही दिन वह ब्लेजर फिर से वापस आए और एक पत्थर के साथ कागज और पेन लपेटकर नदी के दूसरे किनारे पर फेंका। अंडो ने पेन और कागज उठाकर जो भी घटना घटी थी उसके बारे में सब कुछ लिख दिया। जब उस ब्लेजर ने उस पेपर को पढ़ा तो वह सब कुछ समझ गया, क्योंकि उसको मालूम था कि इन पहाड़ियों में कुछ दिन पहले ही प्लेन क्रैश हुआ था और उस एरिया में भी पूछताछ के लिए कुछ लोग आए हुए थे। लेकिन वो यह देखकर हैरान था कि ये लोग अभी तक जिंदा कैसे बच गए। वो ब्लेजर जल्द से जल्द शहर गया और आर्मी कमांडो के साथ इस इंफॉर्मेशन को साझा किया। जल्द ही चिली की एयरफोर्स इन्हें रेस्क्यू करने के लिए पहुंचती है। कमांडो पराशा और कनाडो को हेलीकॉप्टर में बिठाकर इस साइट पर पहुंचते हैं। 22 दिसंबर 1972 को के 76 दिनों के बाद बची हुई सर्वाइवर को रेस्क्यू किया जाता है। बचे हुए लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब थी और इस क्रैश के बाद केवल 16 लोग ही सर्वाइव कर पाते हैं। ये कहानी एक दिल दहला देने वाली कहानी थी। अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा।